दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान और सऊदी ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया और इससे इंडिया के अंदर कुछ चिंता भी थी लोगों को कि अब एग्रीमेंट साइन हो गया कि अब अगर सऊदी पे अटैक होगा तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा उसको, अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी उसके साथ आएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में उसके बाद देखा गया कि सऊदी तो पाकिस्तान के साथ नहीं आया और ना कभी आएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान सऊदी के साथ जाएगा? एक्चुअली क्या एग्रीमेंट है ये और क्या इसका इंपैक्ट होगा इंडिया के ऊपर? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पे और क्लैरिटी से डिस्कस करेंगे कि इसके इंडिया का क्या इंपैक्ट होगा। दूसरी तरफ एक हाउदीज के ऊपर अटैक चल रहा था सऊदी का, पाकिस्तान के लोग तो नहीं गए वहां पे, यूएई के थे वहां पे, यूएई के सोल्जर भी थे, लेकिन वहां पे सऊदी यूएई आपस में भिड़ गए, दोनों के डिफेंसेस हो गए। यूएई के साथ इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, सऊदी के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन इनके आपस में भी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन आज इनके रिलेशन बिगड़ रहे हैं क्योंकि मुसलमान का कुछ नहीं पता किसके साथ चले जाए, कहां चले जाए, क्या करें, और ये किसी के सगे भी नहीं है। जब यूएई सऊदी का सगा नहीं है, सऊदी यूएई का सगा नहीं है, तो पाकिस्तान का क्या सगा होगा? और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं राजन खन्ना जी, और साथ में बात करेंगे जो हाउदीज पे अटैक किया जा रहा है, जो यमन में अटैक चल रहा है सऊदी और यूएई के द्वारा। अब आप बताइए कि जो पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ उसका क्या इंपैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, और क्या एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, क्या इनकी पावर है एक दूसरे के साथ खड़े होने की, और क्या इसका इंटरनल मोटिव है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को जो ये इंटरनेशनल न्यू ईयर है उसकी जो है वो सद्भावना दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हमारा जो भारत का है वो तो चैत्र मास में आएगा तब तो देंगे, लेकिन ये भी क्या है क्योंकि भी इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है, हम लोग भी ऐसे ही जो है हमारे यहाँ भी कामकाज जिसके हिसाब से चल रहा है, तो सबको मेरी उसकी शुभेच्छा। दूसरी जो बात है वो ये है कि जी ऐतिहासिक गलती हमने बहुत दफा पूरे इतिहास में की कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। पिछले आप हम अगर 1000-2000 साल का हम इतिहास निकालेंगे तो देखेंगे कि पड़ोस में क्या हो रहा है। जैसे उस वक्त जो थे कि चीन में क्या चल रहा था, मंगोल क्या कर रहे थे, या मंगोलों से मुगल कैसे बन गए, और फिर उसके बाद में किस प्रकार से हमारा ये इलाका उन्होंने कंधार का ले लिया, क्या हो रहा है पर्शिया में, क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर हमने नजर डाली नहीं। और अंग्रेज जो है जब भारत में आया तो वो तो आ गया था 16वीं शताब्दी में ही, सारे यूरोपियन आ गए थे, पुर्तगीज भी आ गए थे, फ्रेंच भी आ गए थे, अंग्रेज भी आ गए थे। तो उनकी नीयत क्या है उसके ऊपर भी हमने ध्यान नहीं दिया, तो उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि 200 साल तक गुलाम रहे। तो क्या होता है जी कि पड़ोस में क्या हो रहा है, और खास करके जब पड़ोसियों की नीयत ठीक ना हो, और आप अगर सोए हैं तो जिसकी नीयत अच्छी भी है पड़ोसी की वो भी खराब हो जाती है आपको सोए देख करके, कि आपके घर में आप सोए हो, उसको पता है घर खुला है, दरवाजे खुले हैं, और ये तो मालिक तो सोए हुए हैं, तो कभी भी आकर के तो सही नीयत वाले भी जो होते हैं ना, उनकी भी नीयत खराब हो जाती है। तो हमको बहुत जो होता है सुचेत रहना होता है, हमको बहुत ज्यादा देखना है कि क्या क्या गतिविधि हो रही है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, जैसे आपने बताया ना कि मिडल ईस्ट में इस वक्त क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट के हमारे साथ में रिलेशन क्या है, मिडल ईस्ट के जो रिलेशन बाकी के देशों के साथ जो है उसका हमारे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे इजराइल का उनका अब्राहम अकॉर्ड है, इसी तरह से खास करके चीज ध्यान देने वाली है वो है कि पाकिस्तान के साथ में मिडल ईस्ट के रिलेशन क्या है, विशेष करके सऊदी अरेबिया के। थोड़ा सा 2-4 मिनट में मैं जरा पाकिस्तान और सऊदी के इतिहास में जाऊंगा कि देखिए, जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया था ना तो उसका एक ख्वाब था, वो जो मिल्लत और उम्मा का कॉन्सेप्ट है इस्लाम को, उसमें वो जा रहा था, और हमेशा कहते थे कि जो भी रियासत मदीना के बाद में आइडियोलॉजिकली पहली स्टेट बनी है जो इस्लाम के नाम पर बनी है पाकिस्तान। तो उनको लगता था कि 50, 55, 60 जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो सारे के सारे जो हैं हमारे साथ मिलेंगे, हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे। और खास करके जब पाकिस्तान ने चोरी का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया अपना, तो पाकिस्तान वाले जो है बहुत खुले आम से उन्होंने दुनिया में डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि हम पहले इस्लामिक जो है वो न्यूक्लियर आर्म्ड इस्लामिक कंट्री हैं। तो उनको लग रहा था कि सारी जो भी है, क्योंकि उनके पास में एटम बम है, तो सारे मुल्क उनकी सपोर्ट में आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा है इतिहास जो पाकिस्तान का, आप देखो ना कि हम एक, मैं छोटा सा उदाहरण और दूंगा अलग करके, कि जब नेहरू जो था नॉन अलाइंड कंट्रीज का अपने आप को सरबना कहता था, तो उस वक्त मार्शल टीटो, उसके बाद में अनवर जो है अपना ये नासिर, इजिप्ट के नासिर, हाँ,
फिर इंडोनेशिया वाले जो है, तो वो लेकिन सौहार्द, लेकिन आप देखिए इस्लाम के नाम पर 1965 के युद्ध में इंडोनेशिया ने हमारा वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का अपना साथ नहीं देखा, उसने इस्लाम देखा और उसने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की उसमें मदद की थी। ये एक बात जो है वो जो है, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, जब 1965 का वार चला था तो सौहार्दो ने पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनको फोन किया कि क्या मंडेबार निकोबार आइलैंड ले लें जो हमारे कब्जे में थी। तो ये इनका एटीट्यूड है, जैसे आप बात कर रहे हैं। चलिए आगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अच्छा, अब क्या होता है कि पाकिस्तान ने वो जो इस्लामिक सेंटिमेंट है ना, उसको बहुत ज्यादा उस पर कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। एक तो क्या हुआ कि जब 1979 में सोवियत रशिया आकर के बैठ गया अफगानिस्तान में, तो वो जो था वेस्ट वालों को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। तो अमेरिका ने एक ऐसा योजना बनाई कि पैसा सऊदी अरेबिया का लगेगा, ठीक है, ट्रेनिंग वेपन जो है वो अमेरिका देगा, और जो लैंड कंटिग्यूटी है वो पाकिस्तान देगा, और उधर से तुरंत जो मुजाहिदीन तैयार होंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से, वो अफगानिस्तान में भेजे जाएंगे लड़ने के लिए। तो ये सारी योजना में सऊदी अरेबिया ने बहुत पैसा जो है वो पाकिस्तान को दिया था। और दूसरा मैंने बताया कि जो अब्दुल कादिर खान ने वहां पर एटॉमिक प्रोग्राम जो अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड माने जाते हैं, यानी कि वो उनके राजा माने जाते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता चीजों का, तो इसलिए बताना जरूरी है। जी जी, देखो वो बंदा भारत में पैदा हुआ था, 8-10 साल का था जब यहाँ से गया। भारत के लिए बहुत उसके मन में नफरत थी, मतलब जिसको जहर था उसके मन में, और हमेशा वो यही कहता था, उसने अपने मेमोइर्स में भी लिखा है कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई जब भारत ने 1974 में यहाँ पर पोखरण में हमने वो किया था, स्माइलिंग बुद्धा का विस्फोट किया था। तो कहता था मैं कैसे भी करके पाकिस्तान के लिए बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, यत्र तत्र प्राक्रेन, कैसे भी करके उसने हॉलैंड की लैब से उसने ब्लूप्रिंट चोरी किए उसके सेंट्रीफ्यूजेस के, जबकि वो एक्चुअली न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं था, वो मेटलर्जिस्ट था। तो उसने सेंट्रीफ्यूजेस के उसने वहां से चोरी किए। फिर चाइना ने इनकी हेल्प की। फिर ऐसा हुआ कि यूएसए ने आंखें बंद कर ली, उसने कहा मैंने आंखें बंद कर ली हैं, आप बना रहे हो, मैं नहीं देख रहा। तो ऐसा करते हुए वेस्ट में उन्होंने इनका वो सारा तैयार करवा दिया। तो उस वक्त क्या हुआ, इनका जो सीक्रेट पैक्ट हुआ था, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, सीक्रेट पैक्ट हुआ था पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का कि हम हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इसके ऊपर आपका भी हक रहेगा। तो ये एक सीक्रेट पैक्ट था उस समय जियाउल हक। मैं आपको थोड़ा सा बीच में मैं आपको टोकता रहूंगा। ऐसा हुआ कि एक यूएस के सीआईए के ऑफिसर ने कहा कि हम AQ खान को मारना चाहते थे, हम कभी उसका एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन हमको सऊदी ने रोका, क्योंकि हमारे सऊदी के साथ रिलेशन थे। हम ऑयल लेते थे, उनको आर्म्स बेचते थे, और सऊदी AQ खान को बचाना चाहते थे क्योंकि वो न्यूक्लियर बनना चाहते थे, इसीलिए हमने उसको नहीं मारा। हाँ, आगे चलिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या है कि पूरी तरह से जो आज पैक्ट हुआ है, इनका मिलिट्री पैक्ट हुआ है ना सऊदी का और पाकिस्तान का, ये पास्ट में इस लाइन के ऊपर पैक्ट क्यों नहीं हो सका, क्योंकि छोटे मोटे एग्रीमेंट होते थे। उसका एक कारण था कि जिस तरह से वेस्ट को सऊदी चाहिए, उसी तरह से सऊदी वालों को भी वेस्ट चाहिए, क्योंकि आपस में भी इनकी इंटरनेसाइन वार्स बहुत हैं। जब इराक बहुत पावरफुल हो रहा था, तो जब 1991 में इराक के ऊपर हमला किया, क्योंकि इराक कुवैत में घुस गया था, अमेरिका देख रहा था कि कुवैत में घुसा है और साइलेंट रहा, कोई बोला नहीं। जब पूरी तरह घुस गया, जाके तबाही मचानी शुरू कर दी, तो अमेरिका आ गया वहां पर, देखो जी अभी ये आप कुवैत में घुसा है और सऊदी में जाएगा, और बाकी जितने भी अरब कंट्री हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी हम नहीं दे सकते। तो उस वक्त उसकी भी जो पूरी फंडिंग की थी सऊदी अरेबिया ने, अमेरिका ने बाद में उसको बिलिंग किया उनके ऊपर, सऊदी के ऊपर, कि देखिए कि वहां पर मेरे ट्रूप्स उतारे, वहां से इराक में एंटर हुआ। तो ये जो इनकी आपस में भी बहुत चलती है, जितने भी, हमको ऐसा नहीं लगता, जो जितना भी मिडिल ईस्ट है ना, शिया सुन्नी के भी इनके जो है आपस में मतभेद हैं, और उसके अलावा और भी छोटे मोटे मतभेद बहुत हैं इनके। तो उस समय क्या हुआ कि इनके मतभेद जो हैं वो देखते हुए ये चाहते थे कि वेस्ट हमारे साथ में रहे, तो सऊदी ने पाकिस्तान के साथ खुलेआम अपना इकरारनामा नहीं किया जो आज किया है। हाँ, छोटी मोटी चीजें होती रहती थी, जैसे कि यहाँ पर यमन में
ईरान ने हुतीस को क्रिएट किया था। 3H हम बोलते हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस, हुथी उन्होंने क्रिएट किए थे यहाँ पे अपना यमन में। तो बड़ी कोशिश की सऊदी ने कि यहाँ पर ईरान का इन्फ्लुएंस ना आए, बड़ा कोशिश उन्होंने अपने भी ट्रूप्स करके दिए, जंगें करनी, कुछ नहीं हुआ। आखिर में अभी जैसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इससे पहले बाजवा था, बाजवा से पहले राहिल शरीफ था। तो राहिल शरीफ को इन्होंने वहां पर सऊदी भेजा और वहां की एक कंटिंजेंट आर्मी का जिसको वो कंट्रोल करता है, राहिल शरीफ। तो इस तरह की इनकी आपस की जो थी वो कोई ना कोई तालमेल चलता ही रहता था पहले से, खुलकर नहीं आए। अब आ जाती बात कि खुलकर इनके आने के बाद में उसके हमारे ऊपर जो है प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, थोड़ी उसमें हमको ध्यान देने वाली बात है। देखिए कि दोनों का मिलिट्री पैक्ट है दोनों के पैक्ट की जो एक सेलियंट पॉइंट ये है कि एक दूसरे के ऊपर यदि कोई भी तीसरा जो देश है वो हमला करता है, तो मान लीजिए कि सऊदी के ऊपर किसी प्रकार का कल को कोई आक्रमण होता है, इजराइल करता है या कोई और करता है, तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। अब जो ये मदद है ये बड़ी एम्बिगुअस टर्म है, किस रूप में करेगा? आर्म्स के रूप में करेगा कि इसके ट्रूप्स जाएंगे, कि पैसा देंगे, या ये इंटरनेशनल जो है फोरम के ऊपर वो इनकी सपोर्ट करेंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे। तो ये एक मदद जो उन्होंने बोला है वो करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर कोई तीसरा मुल्क यदि हमला करता है, मैं इसमें तीसरा मुल्क भारत को कहता हूं कि भारत के साथ में युद्ध होता है, तो उस वक्त सऊदी भी पाकिस्तान की मदद करेगा। अब देखने की बात यह है सऊदी क्या मदद कर सकता है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है सऊदी की। तो देखिए सऊदी जो है, ना तो उनके पास फौज है, ना उनकी फौज ट्रेंड है, ना उनकी फौज में मोटिवेशन है, वो लड़ नहीं सकते। तो ये सोचना कि कल को भारत पाक युद्ध के समय में सऊदी अपने ट्रूप्स भेजेगा तो वो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, वो ट्रूप नहीं आ सकते। तो सऊदी क्या मदद कर सकता है? एक तो सऊदी पैसे की मदद करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, सऊदी की क्या है कि वेस्ट में बड़ी अच्छी एक पकड़ होने के कारण से दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट यूएसए और वेस्ट के और सऊदी के बहुत अच्छे मिलते हैं। उसमें ऐसा है कि अभी भी एक घोषणा हुई कि $1 ट्रिलियन सऊदी वाले जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे यूएस। अब सोचिए कि $1 ट्रिलियन जब उसके देश में हो रहे हैं तो फिर उसको बात भी तो माननी पड़ेगी, क्योंकि क्या क्विड प्रो को, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी कल उनसे F-35 मांग लेता है, स्टेल्थ फाइटर, तो मना नहीं कर सकते। सऊदी उनसे उनकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेपनरी है वो मांगता है, वो मना नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जो वेस्ट के वेपन डायरेक्टली पाकिस्तान को नहीं मिलते वो सऊदी जो है उनको दे सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है, ये जो धूर्त लोग हैं जो अमेरिका वाले हैं, ये इतने धूर्त हैं कि ये अपने आप को पर्दे में पीछे में रखने के लिए कि देखिए जी हम तो दोनों के संतुलन है, पाकिस्तान भारत के रिलेशन में हमने संतुलन रखा है, तो ये डायरेक्ट पाकिस्तान को कोई चीज देना चाहते नहीं देंगे, ये देंगे उनको सऊदी के थ्रू। तो एक बात तो पकड़ के चलिए कि हमको इस बात की संभावना है कि कल को हमारा युद्ध, देखिए पाकिस्तान के युद्ध तो अभी वो जिसको कहते हैं ना कि एक पत्ते के नीचे, सूखे पत्ते के नीचे कभी भी पत्ता उड़ जाए, कभी भी युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि वो वहां पर इस वक्त जो असीम मुनीर है उसकी नीयत बड़ी खराब है, बहुत खराब नीयत है उसकी, वो कभी भी कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा। ऐसी स्थिति में जो सऊदी अरेबिया है ये पाकिस्तान के साथ में हथियारों की और पैसे की मदद करेगा, ये आप पकड़ के चलिए। अब आ जाता है बात पाकिस्तान उनकी क्या कर सकता है। तो पाकिस्तान के पास ना तो हथियार है, ना पाकिस्तान के पास पैसा है। पाकिस्तान के पास में तो आदमी है जिनको वो जब वहां पर बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको उसके कान में मदरसे में भेज करके कहा जाता है कि तू जामे शहादत पिएगा ना तो तू सीधा जो है वो जन्नते फिरदौस में जाएगा। ठीक है, तो अभी जामे शहादत अपने मुल्क के लिए पीना भी उनके लिए जो है वही स्केल का है जो दूसरे मुल्क में जाकर के बेचारा मर जाएगा वो, और उसको ये बात जो उसके दिमाग में डाल जाएगी कि तू तो इस्लाम के लिए मर रहा, तुम तो 72 गोरों का हकदार है। तो इस्लाम की जंग, जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चे वहां भेज करके इस्लाम के नाम पर मरवाए थे अफगानिस्तान में, वैसे ही ये इनके पास तादाद की कोई कमी नहीं है, ये भेजेंगे, लाख आदमी भेजेंगे वहां पे। इनका कोई जियाउल हक ने जब बेचारे ये फिलिस्तीनी आ गए थे जॉर्डन में, तो जॉर्डन में आए थे क्योंकि इलाका भी उनका ही था वहां,
तो जॉर्डन लेकिन अपने आप को मुल्क वो अलग ही मानता था उस वक्त के, वही नहीं है तो लोग है ही नहीं है। वो इजराइल में बसाने के लिए वो लड़ने को तैयार थे उनको, लेकिन जो जमीन उनकी थी उनको देने से इनकार करते थे। तो इधर से इन्होंने भेज दिया जयाउल हक को, ब्रिगेडियर था उस वक्त वो, 20,000 उसने जो है वो फिलिस्तीनी मारे थे वहां पे जॉर्डन में जाके। तो ये क्या है, ये खाली बात करते हैं आइडियोलॉजी की, रिलीजन की, मजहब की, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। इतिहास निकाल कर देख लो, यही जो इस्लाम की बात करते हैं, मिसाल के तो ऑटोमन एम्पायर था जी, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। सारी ये जितना भी आज मिडल ईस्ट है ना, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सब पे कंट्रोल था उसका। हाँ, सब के ऊपर ऑटोमन थे। आप उनसे जाकर के स्टोरीज तो पूछो कि क्या अत्याचार करते थे वहां पे वो। सऊदी अरेबिया के एक उस वक्त जिसको इन्होंने अपना सरदार बनाया था, उसको तो इन्होंने सरेआम कत्ल कर दिया था इस्तांबुल के चौक में ले जाके। तो ये आपस में जो है ना, खाली दूसरों से लड़ने के टाइम पे ये अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के आते हैं। अब देखिए, अभी हम बात करते हैं कि हमने भारत के ऊपर क्या प्रभाव था, वो बात की है। दूसरा, ये वहां हो क्या रहा है, आज यमन में क्या हो रहा है, या 2020 में सितंबर 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, उसका आगे एक मिनट मैं बता दूं लोगों को, अब्राहम एग्रीमेंट साइन हुआ था इजराइल के बीच में और यूएई और बहरीन के बीच में। इस एग्रीमेंट को, और यूएस इसके अंदर मीडिएटर था, इस एग्रीमेंट को कहा जाता है अब्राहम एग्रीमेंट। यानी कि यूएस चाहता था इजराइल से सब कंट्री एग्रीमेंट हो, वो ये भी चाहता था कि सऊदी भी इसके साथ इस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करे, लेकिन सऊदी उस टाइम पे अवॉइड कर गया। और सऊदी ये वेट कर रहा है कि वहां पे सिचुएशन नॉर्मल हो तो मैं भी इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करूं। ये है अब्राहम एग्रीमेंट। बिल्कुल। अच्छा, अभी उसमें क्यों नाम क्यों रखा गया उसका अब्राहम? क्योंकि ये जो सेमेटिक रिलीजन है ना जी, जिसमें जुदाइज्म आ गया, यहूदी जो है, उसमें इस्लाम आ गया, उसमें क्रिश्चियनिटी आ गई, इनका सबका जो मूल प्रॉफिट है ना, वो अब्राहम है। इब्राहिम जिसको ये फारसी में या अरबी में कहते हैं। तो उन्होंने कहा अभी हमारा जो मूल प्रॉफिट है वो तो कॉमन है, वो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उसके बाद में जो इनकी किताब थी जो कुरान है, वो कहते हैं ये तो बाद के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे, ईसा से अलग हो गया, मोहम्मद से अलग हो गया, लेकिन मूल प्रॉफिट एक है। तो चलो हम जो हमारी कॉमनैलिटी है उसके ऊपर ध्यान दें। तो कॉमनैलिटी जो थी वो थी अब्राहम, तो उसका नाम रख दिया इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड में जैसे आपने बताया कि यूएई बहरीन थे, इनके पीछे मंशा ये थी कि धीरे धीरे करके सऊदी भी आ जाएगा और बाकी भी जो छोटे छोटे कंट्री हैं, कुवैत आ जाएगा, इवन कतर आ जाएगा, तो ये सारे ज्वाइन कर लेंगे और एक इजराइल की मान्यता दे देंगे। ये इजराइल के साथ में जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काफी समय से, वो बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका के 2 कंट्री भी उसमें ज्वाइन करवा दिए थे, मोरक्को को भी करवा दिया था और सूडान को भी करवा दिया था, ताकि चारों तरफ से इजराइल को सेव कर दिया जाए। अब क्या है कि उसमें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, नहीं उसमें थोड़ा व्यवधान पड़ा हुआ है। मुझे लग नहीं रहा कि इमीडिएटली अब्राहम अकॉर्ड आगे जा पाए, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो पॉलिसी है अमेरिका की मिडल ईस्ट में, वो थोड़ी बदलती दिखाई दे रही है। पहले की जो 2020 की पॉलिसी उससे थोड़ा हट करके अभी आ रहे हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने जो ये पैक्ट करवा दिया इसके ऊपर सऊदी का पाकिस्तान के साथ में, देखिए वो एक कॉन्फिडेंस देना था सऊदी को कि तुम्हारे ऊपर अगर कल को इजराइल हमला कर देता है तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यूक्लियर नेबर हमने दे दिया है। और उन्होंने उनको प्रेशराइज भी किया था कि हमको भी अपना एक न्यूक्लियर जो है वो प्रोग्राम तैयार करना है। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुमको पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे कर देंगे। तो वो पैक्ट होने का एक कारण ये भी था सऊदी के साथ में। तो थोड़ी पॉलिसी अभी उसमें उनकी चेंज होती नजर आ रही है। यमन का हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि यमन में होती कि यमन में हूथीस ने नाक में दम कर रखा था सऊदी अरेबिया के। ये राहिल शरीफ को जो पाकिस्तान वाले को भी लेके गए ना, उसकी भी जो इन्होंने उसके नीचे कंटेंजेंट दिया था, वो भी वहीं पर लड़ रहा था। अभी साउथ और ईस्ट यमन में जो था उसमें 2 स्टेक हो गए। एक तो देखिए हूथीस के ऊपर जो है ईरान का है, इसमें 2 स्टेक थे, एक सऊदी का है और एक यूएई का है। अब बात आ जाती है जाकर के यूएई और सऊदी के जो है आपस में किस प्रकार से उनके मतभेद हैं, कहां कहां पर वो लोग जो है उनका हमारे साथ, मान लीजिए कि हमारे संदर्भ में, भारत के संदर्भ में सऊदी का हमारे साथ एक ही
जो है इंटरेस्ट है कि हम उसके तेल के खरीदार हैं, और हम वो लेवरेज यूज करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी कम ज्यादा करके करते रहते हैं। लेकिन यूएई के हमारे साथ में जो संबंध है ना, वो केवल तेल गैस के नहीं है, वो बहुत बड़े व्यापारिक संबंध हमारे उसके साथ में है। यूएई की अपनी जो पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़ 10 लाख, और खुद जो वहाँ के लोकल जो 7 एमिरेट से यूएई बना हुआ है, जिसमें ये सब अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, ये सब जो है, ये इनकी सब की मिलाकर के भी जनसंख्या 10-12 लाख से ज्यादा नहीं है। तो 1 करोड़ जो है वो एक्सपेट्रिएट्स हैं। वो 1 करोड़ एक्सपेट्रिएट्स में से 45 लाख जो है वो भारतीय है, इंडियंस है। तो यूएई, अच्छा उसके साथ में सब व्यापार कर रहे हैं, वहां पर जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। तो यूएई के साथ में हमारी जो लेवरेज है वो अलग ही टाइप की है। आपको एक चीज भी ध्यान होगी, जब ये सब गुंडे यहाँ से मुंबई के सब ये दाऊद फाउद यहाँ पर क्राइम करके यूएई में भाग जाते थे आज से 30 साल पहले, तो हमें उनको वापस मंगाना बड़ा मुश्किल था। तो ये सबसे पहले हमारी जो है वो ट्रीटी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है, वो शुरू के मुल्कों में साइन करने वालों में से यूएई भी एक था, क्योंकि हमारे उसके साथ में रिलेशंस हैं। अब ये बात आ जाती है कि यूएई और सऊदी के ये आपस में आने वाले टाइम पर, जो जैसे मैंने कहा, क्योंकि देखिए अगर इनके आपस में मतभेद ना होते तो अभी तक अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी आ चुका होता। तो अब आने वाले टाइम पे ये दोनों बहुत लड़ेंगे। शुरुआत जो है वो यमन से हो गई है, दोनों एक दूसरे के एक्चुअली क्या है कि देखिए यमन के अंदर जो हाउदीज हैं वो हैं आपके शिया, और जो दूसरे यमन के पोर्ट में है वो है सुन्नी। सुन्नी वहां पे मेजोरिटी में है, 60% सुन्नी है, 40% शिया है, लेकिन शिया वहां पे 70% एरिया को कंट्रोल करते हैं। जो शियाज हैं, हुदीज हैं, बहुत ज्यादा लड़ाके हैं, हाई ग्रेड के फाइटर्स हैं वो। और वहां पे यूएई का भी इंटरेस्ट है, यूएई की भी कुछ फोर्सेस गई हुई थी, शायद 200-300 कोई 200-300 फोर्सेस गई थी वहां पे आपके सऊदी की, और ये सबके सब हाउदीज के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जो एरिया है जहाँ पे सुन्नी का एरिया, वहां पे कुछ आपस में ग्रुप्स भी है, जैसे एक है सदर्न ट्रेडिशनल काउंसिल जिसको यूएई सपोर्ट करता है, और दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है आपका सऊदी अरेबिया। तो अब दोनों के बीच में झगड़ा ये हो रहा है कि क्योंकि डोमिनेंस करना चाहते हैं उस एरिया के अंदर, क्योंकि वहां पे ऑयल है, तो ये इस चीज में झगड़ा हो रहा है। और एक शिप जा रहा था सऊदी का, यूएई का, जिसके अंदर कुछ इक्विपमेंट भी थे, उस पे सऊदी ने अटैक कर दिया, उसको डुबो दिया। तो दोनों का इस टाइम पे झगड़ा हो चुका है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा झगड़ा होने की उम्मीद है फ्यूचर के अंदर भी। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी ऐसा है कि भविष्य में जो इनकी ऑयल वेल्थ थी ना जी, वो तो डिप्लीट हो रही है। उसी के लिए ये सारे अरब जो कंट्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में जो कैपिटल है उसको भी उस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कि जो ऑयल ओरिएंटेड ना हो। मतलब वो हाईटेक में जाना चाहते हैं या और चीज़ों में जाना चाहते हैं, उसके लिए मैन पावर है नहीं है उनके पास में। वो एक किस्म का डे ड्रीमिंग है, मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आने वाले समय में यूएई, हालांकि पॉपुलेशन कम है उसकी सऊदी अरब के सामने, लेकिन वो उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है यूएई की, वो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। वो ऑयल बेस्ड इतनी नहीं रही, क्योंकि कुछ ही उनके पास में जो है खाली अब इधर उधर थोड़े मोटे उनके कुएं हैं। मेन उनका जो है वो ट्रेड हो गया है। क्योंकि क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो हमारे यहाँ से सामान जो है नहीं मंगाता, हमारा ट्रेड रिलेशन नहीं है उनके पास में। लेकिन हमारा तो जो है वो देखो डाबर दंत मंजन भी पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। मैं क्या देखा है, हमारी सौंदर्य प्रसाधन, हमारी बड़ी चीजें आती कहाँ से, वो सब वाया दुबई आती है वहां पे। अच्छा, दुबई की एक और बात है ना कि दुबई को उन्होंने फ्री ट्रेड कर रखे है, यहाँ पे फ्री ट्रेड है, यहाँ पे कोई वहां पे मतलब कोई टैक्स नहीं लगता, तो इसलिए सारा सामान वहां जाता है। इसीलिए सऊदी भी जो, इसलिए यूएई भी प्रोग्रेस कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दो चीजों से, डेमोग्राफी की वजह से और ट्रेड रिलेशन की वजह से यूएई ने 2000 करोड़ कश्मीर में भी इन्वेस्ट की, उन्होंने प्लान किया था जी कि वहां पर शुरू करने वाले हैं। तो हमारी उनके साथ में जो राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, बाकी जितनी भी इकोनॉमिक, ये हमारा उनके साथ में जो तालमेल है ना, वो भविष्य में बहुत अच्छा होगा। और एक बड़ी अच्छी बात है कि ये दोनों, सऊदी अरेबिया और यूएई के सामने, यूएई सऊदी पे भारी पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑयल पे चल रहे हैं। और ना मुझे लगता है कि उनका कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि कोई टेक्नोलॉजी में या कोई और चीज में डाइवर्सिफाई कर सके। वो तो एक ही होता है कि पिछले 100 साल से तेल निकालते हैं,
ठीक है, वो तेल का जो है वो बेच करके जो पैसा आता है वो पैसा अमेरिका इनसे लेकर के इनको आर्म्स दे देता है, वो आर्म्स से ये वहां पर इधर उधर लड़ते रहते हैं। या सऊदी का पैसा था पूरी दुनिया में, इन्होंने मदरसे मकतबे जो है वो सारे उधर इन्होंने पैसा अपना डाल दिया, वो खाली मुजाहिदीन और ये सब तालिबान करने के लिए। तो पैसा देखिए, ये तो एक बनिया वाली बात है। बनिया कहता है कि मेरे पास आज पैसा है तो भविष्य मैंने क्या करना है, तो उसको मैंने कैसे इन्वेस्ट करना है, ये बुद्धि नहीं है उनकी। वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, कुछ होना नहीं है कि कंपनी है राम को। तो सारी बात का कुल जो एक जो निकलता है कंक्लूजन, ये निकलता है कि प्रोग्रेसिव थॉट्स है नहीं है, वहां भी थॉट्स है वहां पे। आज अगर थोड़ा सा वहां पर ये शिकंजा निकल जाता है प्रिंस सलमान का, जो कोशिश कर रहा है कि मैं प्रोग्रेसिव करूं वहां पर। अब प्रोग्रेसिव 4 क्लब आप नाइट क्लब चालू कर दोगे या लड़कियों को आप ड्राइविंग के हक दे दोगे, उससे थोड़ी आप प्रोग्रेसिव हो जाते हो। प्रोग्रेसिव तो यहाँ पर आम आदमी के मन में होना चाहिए कि मेरी थॉट्स जो है वो प्रोग्रेसिव है। वो तो वहां भी बैठे हुए हैं, सलाफी बैठे हुए हैं वहां पे, तो वो कुछ होना नहीं है उनका। तो ये है, तो इनका यही है कि आने वाले टाइम पर ये आपस में लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, क्योंकि जब इनके इकोनॉमिक जो होते हैं टेबल पर, तो देखो इनकी रिवायत रही है 1000 साल से, ये जो इनका मजहब है कि टेबल पे बात नहीं होती, जब बात होती है वो मैदान में जाके होती है। तो एक दूसरे से लड़ेंगे ये, और उसका जो है हमारे संदर्भ में हमको केवल एक अपने आप को, जैसे मैंने कहा है कि कोई पड़ोसी ये ना देखे आकर के हम अपने घर में सोए हुए हैं, हमको जागते रहना है और हमको पूरी पैनी नजर रखनी है इनके ऊपर कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात आपकी, बिल्कुल। और ये जो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इसका इंडिया पे इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि सऊदी के लोग लड़ नहीं सकते, लड़ते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो फोर्स है वो पाकिस्तान से 3 गुना है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे हमारी नेवी हो, चाहे हमारी आर्मी हो। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान को थोड़ी मदद देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे जब भी कोई लड़ाई की बात होगी, लेकिन वो भी फ्री की नहीं होगी, वो पैसा लिया जाएगा। अब जैसे यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है तो वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, लेकिन कोई भी उनको फ्री में आपसे दे रहा, तो सऊदी भी नहीं देगा। लेकिन जब 65 का वार हुआ था, जैसे आपने ठीक कहा कि उस टाइम पे सऊदी ने पाकिस्तान को 400 टैंक प्रॉमिस किए थे, ईरान ने भी किए थे, बाकी कंट्रीज ने भी किए थे, मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, प्रॉमिस करना कुछ और बात होती है। लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान सऊदी की सिक्योरिटी देखता है, यानी कि जो उनके किंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी पे लगा रहता है। और आपने जैसे कहा राहिल शरीफ वहां पे गए थे पाकिस्तान के अंदर, उनकी आर्मी के चीफ बने थे और सऊदी से लड़ने के लिए, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुए क्योंकि सऊदी फाइटर्स नहीं है और सऊदी को आर्म्स भी चलाने नहीं आते प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों का एग्रीमेंट हुआ है, देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि ये जो इम्पैक्ट हुआ है इसके पीछे हाथ है वो है अमेरिका का। अमेरिका चाहता है दोनों का एग्रीमेंट हो, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन भी है कि आज अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमें लगता है कि वो इंडिया है। इंडिया को टारगेट करने के लिए इसने एग्रीमेंट कराया कि हमें साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, लेकिन हम किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार है अगर हम अलर्ट हैं। जय हिंद, जय भारत। यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, जय हिंद।